बीत गया बाबर का काल, हुआ हुमायूं तख्त जलाल, दिल्ली की गलियों ने देखा कायरता की एक मिसाल। साथियों, आज हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित एक व्यक्ति हकीम खां सूरी की। वो कौन थे और उनका क्या रोल था, क्यों वो महाराणा प्रताप की सेना से लड़े थे, इसके बारे में हमने अपनी काव्य रचना 18 जून 1576 में लिखा है। और यह पूर्णतः तथ्यपरक बातें हैं, इसमें जरा सा भी इधर उधर नहीं है। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसी के आधार पर हम कुछ अपनी बातों को रखते हुए, कुछ तथ्यों को रखते हुए इसको लिखे हैं, जिसमें है कि हकीम खां सूरी शेर शाह का वंशज था और शेर शाह ने बाबर को हराया था। शेर शाह की मृत्यु के बाद कालिंजर के किले में तोप का गोला फटने के बाद वो जो है हुमायूं पुनः दिल्ली आता है और अपना राजपाट अफगानों से छीनकर अपना हासिल कर लेता है। फिर वहाँ वो राज करता है, किंतु जो अफगानी थे, शेर शाह की मृत्यु के बाद जो अफगानी थे, उनके मन में बहुत कसक थी कि वह किसी तरह से उसको प्राप्त कर सके, फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा जमा सके। किंतु ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि हुमायूं और फिर अकबर के समय में इसकी सेना बड़ी थी, ये अफगानियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, अतः ये ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन एक बात आती है कि अफगानी इस ताक में हमेशा लगे रहते थे कि कुछ तो ऐसा हो कि हमको बदला लेने का मौका मिल जाए। इसी कड़ी में उन्हें यह पता चलता है कि महाराणा प्रताप की सेना अर्थात मेवाड़ की सेना और अकबर के बीच में भीषण संग्राम होने वाला है। तो इसके लिए वह जो है वहाँ जाता है और किस तरह से अपनी बात को रख करके वहाँ जो है उस युद्ध भूमि में, उस रणभूमि में अपने लिए युद्ध करता है, उस युद्ध में शामिल होता है। और यह युद्ध महाराणा प्रताप के लिए वह नहीं लड़ रहा था, बल्कि ये जो हकीम खां सूरी जो हैं वो अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की, अर्थात अपने परिजन की जो दिल्ली थी उसको जिसने छीना था, उससे दिल्ली फिर से हासिल करने के लिए, या समझिए बदला लेने के लिए, वह अपना युद्ध लड़ रहा था हकीम खां सूरी। तो इसको लेकर के बहुत से लोगों ने हमको बताया, या बहुत सारी बातें होती हैं कि हकीम खां सूरी जो है महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते थे। तो हकीकत यह है कि वे महाराणा प्रताप की तरफ से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे अपने प्रतिशोध के लिए महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हुए थे। तो आइए हम सुनते हैं इसको, पूरी कविता को। ये एक अध्याय मात्र है 18 जून 1576 का। बीत गया बाबर का काल, हुआ हुमायूं तख्त जलाल, दिल्ली की गलियों ने देखा कायरता की एक मिसाल। पाया था क्रूरता अपरिमित और सैन्य बर्बर विकराल, मिली विरासत दिल्ली किंतु रखा नहीं वह उसे संभाल। अफगानों का उठा बवंडर, शेर शाह योद्धा विकराल, चौसा का मैदान मारकर बन बैठा मुगलों का काल। गया हुमायूं के हाथों से दिल्ली का वह तख्त विशाल, डूब गई आशा तुर्कों की, अफगानों का हुआ धमाल। शेर शाह जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, शेर शाह जिसने तुर्कों का संहार किया था, शेर शाह जिसके भय से मुगल सहम जाते थे, शेर शाह जिसके कारण भय से सब थर्राते थे, शेर शाह जिसने मुगलों को नानी याद दिलाई, शेर शाह जिसमें दिखती थी बाबर की परछाई। साम दाम और दंड भेद से युद्ध किया करता था, कूटनीति का महाधुरंधर मर्यादा हरता था। जहां दिखा स्वाधीन राज्य सेनाले चढ़ जाता था, मानवता का भान नहीं बस विजय उसे भाता था। एकदम ही ऐसा योद्धा था वो, ऐसा सैनिक था कि उसकी बर्बरता की कोई सीमा नहीं थी। वह कूटनीतिक और हर तरह के चीज़ों में अत्यंत माहिर था, उसका तोड़ नहीं था उसके समय में। किंतु दुर्भाग्य हुआ कि कालिंजर का किला आगम था, फटा तोप का गोला, अस्त हुआ अफगानी तारा, लौटा मुगल सपोला। दिल्ली आकर किसी तरह तुर्कों ने डेरा डाला, अफगानों को मार भगाकर हुए मुगल मतवाला। ये जो लोग इतिहास पढ़ते हुए जानते हैं कि शेर शाह के मरने के बाद ही फिर से हुमायूं जो है अपना दिल्ली में फिर से अपना शासन स्थापित कर पाता। जब तक वो जीवित था, हुमायूं की हिम्मत नहीं थी कि भारत में रह सके। दिल्ली आकर किसी तरह तुर्कों ने डेरा डाला, अफगानों को मार भगाकर हुए मुगल मतवाला। किंतु अफगानी खेमे में नित नित द्वेष पली थी, पाने को दिल्ली फिर से हर दिल में आग जली थी। मुगलों पर अफगानों ने अगणित हमले करवाए, पर बाबर के वंश बिल की धूरी डिगा न पाए। शेर शाह सूरी के वंशज जत्थे बटे हुए थे,
तुर्कों का अभिमान कुचलने पर सो डटे हुए थे। ये लोग छोटे छोटे जत्थों में बट गए थे, कभी ये हमला करे कभी वो, लेकिन उतनी बड़ी सेना से पार पाना संभव नहीं था किसी अफगानी के लिए। और एकजुट नहीं रहने का तो नतीजा हम सब लोग जानते हैं। शेर शाह का एक भतीजा दिल्ली ताक रहा था, मुगलों का बैरी अनन्य अपना ही ताक रहा था। देख रहा था कौन राह का कांटा दूर करेगा, कौन तुर्क के वज्र किला को चकनाचूर करेगा, कौन जलाएगा मुगलों का फहराता अभिमान, कौन सफल है जो कुचलेगा दिल्ली का सम्मान। मुगलों का संधि प्रयास राणा ने जो ठुकराया, दसों दिशा को भान हो गया काल समर का आया। रण की बात ठहर बैठी अफगानी हर्षाते थे, अंग अंग में मुगल देश का हृदय अनल पाते थे। शेर शाह सूरी अफगानी का कुलवंशी एक, नाम हकीम खां सूरी उसका तेज प्रखर सुविवेक। कहा बंधुओं से उसने रण अब की ठहर गई है, दिल्ली पाने की आशा जागी फिर नई नई है। मेवाड़ और मुगलों में रण संगर होगा अति भारी, इसी समर के हेतु हमको रखनी है तैयारी। मतलब जब ये क्लियर हो गया कि अब रण होना ही है मेवाड़ और अकबर के बीच, तो जो अब शेर शाह सूरी का जो वंशज है हकीम खां सूरी, वो जो है अपने साथियों को, अपने जत्थे को इकट्ठा करता है और कहता है कि हम संख्या में कम हैं, शक्ति में उससे कम हैं, हम अकेले तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन यदि मेवाड़ के साथ मिलकर के अगर हम यह युद्ध करेंगे तो निश्चित ही हमारी विजय होगी। और इसके बाद फिर कोई ऐसा नहीं है पूरे भारत में जो सीधे सीधे उससे लोहा ले सके और हमको यह सुअवसर मिल सके कि हम अपने अपमान का बदला मुगलों से ले सके। लेकर अफगानों का जत्था दुर्ग उदयपुर आया, राणा से मिलकर उसने अपना संदेश सुनाया। कहा हमें है बैर, मुगल से हम लड़ने आए हैं, शेर शाह अफगानी की तलवार साथ लाए हैं। धोखे से दिल्ली छीनी थी, कुचला था अभिमान, अफगानों का मान बचाने हम उतरे मैदान। राज्यसभा मेवाड़ सदन ने ठुकराया प्रस्ताव, अफगानों से कहा स्वयं उपचारें अपना घाव। मतलब ये बात उसने जाकर के वहां अपना संदेश सुनाया, अपने संदेश जो है संदेश वाहक को भेजा कि हम लोग आपके साथ लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन मेवाड़ की जो राज्यसभा थी उसने इस प्रस्ताव को सीधे सीधे ठुकरा दिया। कहा राज्यसभा में मेवाड़ सदन ने ठुकराया प्रस्ताव, अफगानों से कहा स्वयं उपचारें अपना घाव। आप अपना घाव उपचार स्वयं कीजिए, आप हमारी लड़ाई में काहे को सर खपा रहे हैं झूठ मूठ का, हम लड़ लेंगे। कहा सबों ने कैसे हम इन पर विश्वास रखेंगे, रणभूमि में दगा किया तो कैसे विजय बरेंगे। मेवाड़ की राज्यसभा ने कहा कि यदि इन पर विश्वास हम कर भी लेते हैं आज और युद्ध के समय में अगर ये पलट गए तो, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो और भला क्या राजपूत रण में कमजोर हुए हैं जो इनके सहयोग मात्र के लिए विभोर हुए हैं। कहते हैं कि क्या राजपूत आज इतने कमजोर हो गए हैं कि मतलब इनके सहयोग के बिना हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, इतने ललायत थे इनके सहयोग के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कहते हैं राज्यसभा के लोग कहते हैं नहीं मिलेगी अफगानों को सूर्य ध्वजा की छांव, जाए वे रण खोजे दूजा यहाँ न रखे पांव। बार बार अनुनय पर राणा ने न्योता भिजवाया, अफगानी सरदार एक मेवाड़ सभा में आया। जब बार बार ये जो है न्योता आने लगा, मतलब बार बार जो है अनुरोध आ रहा था हकीम खां सूरी का कि भाई हमको सभा में आने की अनुमति मिले, तो न्योता भिजवाया गया महाराणा प्रताप के द्वारा कि उन्हें जो है बुलाइए, क्या कहना है जो कह लेगा सामने में। तो मुख पर तेज, अब एक अफगानी सरदार अंदर आता है, कैसा है देखिए, मुख पर तेज, भुजा बलशाली, पेशानी विकराल, और सुसज्जित अस्त्र शस्त्र नर ना हर्षी चाल। एक तेज लंबा चौड़ा और काफी शक्तिशाली व्यक्ति अस्त्र से सजा हुआ और एकदम मंद मंद चलता हुआ दरबार में पहुंचता है। राणा को अभिवादन करके बोला हम अफगानी है, शेर शाह के वंशज हैं, मुगलों से बैर पुरानी है। हकीम खान है नाम हमारा, रण की चाह लिए आए हैं, 7 सैकड़ों बंदूकें हैं और तोपची संग लाए हैं। एक अरज है सभासदों से हमें समर में जाने दें, या निज मस्तक काट यहीं पर अंतिम धर्म निभाने दें। वो कहता है कि या तो हमको रण में जाने दीजिए और नहीं तो अपना गर्दन हम यहीं काट करके भेंट कर देंगे, और यदि नहीं स्थिति बनेगी तो हम अपना गर्दन काट देंगे, ये मेरा अंतिम धर्म है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि हम मुगलों से संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे, उसको एक बार जरूर जो है हराएंगे। तो वो मौका आपके पास है, आप अगर हमको जाने देंगे तो हम रणभूमि में जाएंगे, और यदि नहीं जाएंगे तो फिर जीवन ही व्यर्थ है मेरा। ऐसी ओजस्वी बातें कहने के बाद जो है देखिए क्या होता है। इतना कहा हकीम खान ने निज गर्दन पर वार किया, किंतु घाव लगने के पहले तवरों ने प्रतिकार किया। इतना कह करके हकीम खां सूरी ने जो है अपनी गर्दन पर ही अपनी तलवार से वार करना चाहा। ऐसी परिस्थिति में वहां पे बैठे हुए तवरों ने जो है उसको रोक लिया, पकड़ लिया और कहा कि आप जो है ऐसा मत करिए। तत्पश्चात राणा हुए खड़े आसन से, बोले होकर कुछ गंभीर, क्या कुछ नियत किए हो रण में, कैसे विजय बरोगे वीर।
बोले हाकिम खान सभा में प्रथम कतार हमारी हो, हारावल के साथ समर में पहली चोट करारी हो। वो कहता है कि हमको पीछे उछे रहना नहीं है या बाद में लड़ना नहीं है, हमको जो है पहला चोट हम करेंगे, सबसे आगे रहेंगे हारावल में, क्योंकि यह युद्ध आपका नहीं है, आपका तो है ही, मेरा भी अपना व्यक्तिगत एक युद्ध है। हम लोग अफगानी भी मुगल के साथ लड़ना चाहते हैं, पर हमारी सेना इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसकी सेना से टकरा सकें, तो आपके साथ मिल करके जो है इसको बेहतर से बेहतर जो है तरीके से हराया जा सके। राणा जी के चरणों में मेरा यह शीश समर्पित है। राणा ने अभिवादन लेकर दिया मित्रता का वरदान, शस्त्रकार का भार सौंप कर बढ़ा दिया हाकिम का मान। मतलब राणा ने कहा कि चलो भाई ठीक है, तुम जो है सब कुछ कर रहे हो, मित्र की तरह अगर व्यवहार कर रहे हो अपना गर्दन ही काटने के लिए, तो ठीक है, आप जो है आइए हमारे जत्थे में रहिए। और महाराणा प्रताप ने केवल और केवल शस्त्रागार का भार उसे सौंपा था। महाराणा प्रताप ने उसे शस्त्रागार का अधिपति बनाया था, और वो जो है शस्त्रागार के अधिपति थे। कई लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना के अर्थात मेवाड़ की सेना के वो जो युद्ध हुआ था हड्डी घाटी का, उसमें सेनापति थे। ये सेनापति नहीं थे, ये शस्त्रागार के प्रमुख थे, एक प्रमुख सेनानी थे। और उनके महाराणा प्रताप के तो सेनापति पहले से ही नियत थे कृष्णदास चुंडावत। चुंडावतों का इतिहास कौन नहीं जानता है। तो साथियों, मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि मैंने ये कविता जो है लिखी है, और ये तो एक भाग मात्र है। इसमें बहुत सारे कृष्णदास चुंडावत के बारे में भी हमने लिखा है, हमने भीम सिंह डोडिया के बारे में लिखा है, और भी तकरीबन दर्जनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस युद्ध में कार्य किया था। खुद हमने ये मान सिंह के बारे में भी हमने अपनी सोच अपनी राय दी है कि वो क्यों थे, वो क्यों इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, उनकी क्या उस समय की व्यवस्थाएं थी, क्या परिस्थितियां बनी हुई थी देश में, जिसके कारण उनको उस तरफ से लड़ना पड़ रहा था, और बेहतर से बेहतर तरीके से उन्होंने किस तरह से जो है इस युद्ध में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त घोड़े चेतक के बारे में है, उनके हाथी राम प्रसाद के बारे में है, लूना के बारे में है, खांडे राव के बारे में है। इन विशेष पात्रों को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से इंगित किया है इस पुस्तक में, और अभी तक हम इसे छपा नहीं पाए हैं। खैर, आप सबका सहयोग समर्थन बढ़िया अच्छा से रहा तो हम इसे जरूर आज न कल किसी न किसी समय छपवा लेंगे। ज़्यादा बातें नहीं, अगला वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए। 1-2 दिन के भीतर फिर एक बेहतर पंक्तियों से सुसज्जित जो हो सकेगा इस पार्ट का, वो हम आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद साथी, नमस्कार, शुभ रात्रि।